Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन कैसे होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म हमने आज की लेक्चर में डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा एरोबिक रिस्पायरेशन को रिव्यू कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने एरोबिक रिस्पायरेशन को देखा कि ग्लूकोज जो है अगर ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक होता है तो इसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इसके नतीजे में आपको दो वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। साथ साथ आपको 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक हो, this is called the aerobic respiration. It generates 36 ATP molecules और इन 36 ATP molecules की 2827 किलो जूल्स एनर्जी होती है। साथ साथ दो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में यही वाला रिस्पायरेशन होता है, एनिमल्स में, प्लांट्स में यही रिस्पायरेशन होता है। तो इसका ही मैकेनिज्म हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन कैसे होता है बच्चों? एरोबिक रिस्पायरेशन जो है सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये कहाँ होता है। एक सेलुलर प्रोसेस है, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सेल्स में होता है। तो इट इज अ सेलुलर प्रोसेस, ये सेल्स में हो रहा होता है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, एक कहलाएगी ग्लाइकोलाइसिस, एक कहलाएगी क्रेब्स साइकिल और एक कहलाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन 3 में से पहली स्टेज साइटोप्लाज्म में होगी। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है ना सेल का, यहाँ होती है पहली स्टेज, और बाकी 2 स्टेज जो हैं वो इस ऑर्गेनल में होती हैं जिसको आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सो एक स्टेज साइटोप्लाज्म में होगी, साइटोसोल में होगी सेल की, और 2 आखिर की जो 2 स्टेजेस होंगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी 3 स्टेजेस हैं? पहली है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी है क्रेब्स साइकिल और तीसरी होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी पूरा एरोबिक रिस्पायरेशन 3 स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले होगा ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद होगा क्रेब्स साइकिल और फिर सबसे आखिर में होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस की, जो पहली स्टेज होती है आपकी एरोबिक रिस्पायरेशन की। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये 2 वर्ड है एक्चुअल में। पहला है इसमें ग्लाइको, जिसका मतलब होता है ग्लूकोज, और दूसरा है लाइसिस, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी इस ग्लाइकोलाइसिस का मतलब बनता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, यानी यहीं पे इसी स्टेज से ग्लूकोज टूटना शुरू हो जाएगा। इसी स्टेज से आपका जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। यह आपको पहले बता चुका हूं कि ये वाला स्टेज साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ये वाला, ये पहला स्टेज है ना, ये साइटोप्लाज्म में होगा, और जो इसके बाद की 2 स्टेजेस हैं वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। इस स्टेज में क्या होता है जी, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक होके 2 पायरोइक एसिड्स में टूट जाता है। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरोइक एसिड में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। एक पायरोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H4O3। साथ साथ इस ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में आपको 2 ATP भी मिल जाते हैं, तो एनर्जी भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई और ग्लूकोज भी ब्रेक होना शुरू हो गया। सो ग्लूकोज ब्रेक हो गया 2 पायरोइक एसिड में, तभी आपने इसको ग्लाइकोलाइसिस कहा है, क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन हो गया और एनर्जी भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, 2 ATP मॉलिक्यूल्स आपको मिल गए। ये स्टेज जो है ना ग्लाइकोलाइसिस, ये एरोबिक रिस्पायरेशन में भी होती है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में भी होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ। मैंने देखे आपको, मैंने नहीं कहा कि ऑक्सीजन अभी यहाँ यूज हुआ है, ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हुआ है, बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज अभी ब्रेक हुआ है और 2 पायरोइक एसिड बन गए। सो ये ग्लाइकोलाइसिस होती है। साइटोप्लाज्म में होता है पहला स्टेज जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसमें ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होके 2 पायरोइक एसिड्स के मॉलिक्यूल बन जाते हैं और आपको 2 ATP एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। अगर एनाएरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है तो उसमें भी पहली स्टेज यही होगी, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो 2 पायरोइक एसिड्स हैं ये साइटोप्लाज्म से निकल के अब माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएंगे और अगली 2 स्टेजेस माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। सो नेक्स्ट स्टेज जो है उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इसके बच्चों कई नाम है, इसको क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है,
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तीनों नाम में देखें साइकिल आ रहा है, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। साइकिल का मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस होगा, यानी कि एक कंपाउंड से ये शुरू होगा और वापस फिर वही कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, बिल्कुल जैसे हमारे पास फोटोसिंथेसिस में केल्विन बेंसन साइकिल थी ना, वो भी एक साइक्लिक प्रोसेस था, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर ये कहाँ होता है जी, जो दो पायरुविक ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में साइटोप्लाज्म में जो दो पायरुविक एसिड बने थे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो मैट्रिक्स होता है यहाँ होता है ये क्रेब्स साइकिल। रिमेंबर, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, वो फोल्ड हुई हुई होती है। इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। और फिर अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड सेमी फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको आप कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स में हो रहा है, यानी जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में बने वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आ गए और अब यहाँ पर क्रेब्स साइकिल होती है। एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर ये दोनों पायरुविक एसिड्स एक एक करके पायरुविक एसिड शामिल होते हैं, एक पायरुविक एसिड इस साइक्लिक प्रोसेस में शामिल हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रेक होता जाएगा, या आहिस्ता आहिस्ता टूटता जाएगा, टूट के इसमें से कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, NaDH2 बनेगा, FADH2 बनेगा और ATP बनेगी। यानी पायरुविक एसिड मुकम्मल तौर पर ब्रेक हो गया। मुकम्मल तौर पर पायरुविक एसिड इस साइक्लिक प्रोसेस के नतीजे में ब्रेक हो जाता है। चार चीज़ें आपको मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, रिलीज हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल जाएगा। ATP जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ATP आपको ग्लाइकोलाइसिस से मिल गई, कुछ ATP आपको यहाँ क्रेब्स साइकिल से मिल जाती है, और दो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए, एक होते हैं NaDH2, एक होता है FADH2। NaDH2 का मतलब है निकोटीनामाइड, ये रिड्यूस निकोटीनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है, और FADH है फ्लेविनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये दो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें एनर्जी स्टोर हुई हुई है, प्लस हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गई जी क्रेब्स साइकिल। जो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुविक एसिड्स बने वो दोनों पायरुविक एसिड्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ जाते हैं, फिर यहाँ पर शुरू होती है क्रेब्स साइकिल। दोनों पायरुविक एसिड साइक्लिक प्रोसेस के जरिए मुकम्मल तौर पर ब्रेक हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ATP बनता है, NaDH2 बनता है और FADH2 बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो तो रिलीज हो जाएगी। ATP तो आपको चाहिए ना, वो तो आपका प्रोडक्ट है, रेस्पायरेशन के नतीजे में आपको ATP चाहिए होता है, तो ATP तो आपको यहाँ मिल गई। लेकिन ये जो दो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बन गए NaDH2 और FADH2, अब अगली और आखिरी स्टेज में इन दोनों से ATP बनाई जाती है। ये दोनों एनर्जी है, इनमें एनर्जी स्टोर हुई हुई है, लेकिन हमें एनर्जी चाहिए ATP फॉर्म में। यहाँ एनर्जी किस में स्टोर हुई हुई है, NaDH और FADH की शक्ल में। तो अब जो थर्ड स्टेज होता है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें NaDH2 और FADH2 को तोड़कर इनसे एनर्जी ATP बनाई जाती है। तो अब थर्ड स्टेज आ जाता है जी, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में होता है। कहां पर होगा ये, क्रिस्टी में। जो क्रेब्स साइकिल था वो मैट्रिक्स में हुआ था, और अब ये जो इनर फोल्डिंग्स है यानी ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, यहां होता है जी थर्ड स्टेज जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो NaDH2 है और FADH2 है वो ब्रेक होगा और ATP बन जाएंगे। अब ये बिल्कुल वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला माजरा, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसीजर है जैसे फोटोसिंथेसिस में था। ये जो क्रिस्टी है एक्चुअली ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं, आखिर में ATP सिंथेस भी होता है। ये सारे मॉलिक्यूल्स, इनमें कुछ कैरियर प्रोटीन, कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, कुछ जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होंगे और ATP सिंथेस होगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है जी, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। ये जो आपको ये और ये नजर आ रहा है ये कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे ये, और ये ATP सिंथेस है। जबकि ये जो है ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। सो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस, कुछ कैरियर प्रोटीन्स और ATP सिंथेस एंजाइम लगा हुआ होता है।
इस पूरे मॉलिक्यूल्स की चेन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर जो NADH2 है और FADH2 है वो ब्रेक हो जाएगा, NAD अलग हो जाएगा, FAD अलग हो जाएगा और ATP बन जाएंगी। अब होता कैसे जी, पहले NAD जो है वो एक कॉम्प्लेक्स से आकर अपने आप को ब्रेक करता है। अब जब NAD या FADH2 ये दोनों जो है FADH2 या NADH2 जब ये ब्रेक होगा ना तो इसमें से दो चीजें निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दो हाइड्रोजन आइंस निकलेंगे, ठीक है, और बाकी वो NAD और FAD अलग हो जाएगा। सबसे पहले NADH2 जो है वो आके ब्रेक होता है, NAD उसमें से निकल के वापस चला जाएगा, हाइड्रोजन अंदर रह जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। डायग्राम देखते रहिएगा। यहाँ पर जब NADH2 ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन अंदर रह जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। फिर इसी तरह इस हिस्से में जो है वो FADH2 ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन देखे अंदर रह गए, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर हो गए ना, 4 हो गए, तो FADH2 से बने, 2 जो है वो NADH2 से आए। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जब कैरियर प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स से इसको दूसरे कॉम्प्लेक्स में लेके जाएगा, फिर ये वाला कैरियर प्रोटीन इसको तीसरे कॉम्प्लेक्स में लेके जाएगा। कैरियर प्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन्स को देखें, एक कैरियर प्रोटीन से दूसरे कैरियर प्रोटीन में ला रहे हैं। अब जब ये कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो कॉम्प्लेक्सेस इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का इस्तेमाल करके नीचे से हाइड्रोजन को ऊपर पंप कर देता है। देखें ये ऊपर पंप हो रहा है, यहाँ पर भी देखें ये यहाँ पर आए ना इलेक्ट्रॉन तो ऊपर पंप हो रहा है। यानी जैसे ही ये कैरियर्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके नीचे से हाइड्रोजन को ऊपर पंप कर देते हैं। तो अब ऊपर हाइड्रोजन की हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी, नीचे लो कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो अब ये जो आखिर में आपका ATP सिंथेस होता है ये ऊपर के हाइड्रोजन को नीचे वापस ले आता है, मैट्रिक्स में ले आता है। हाइड्रोजन वापस मैट्रिक्स में आ गए और जो एनर्जी होगी ATP यहाँ पर जो एनर्जी गेन करेगा उससे ATP बन जाएगा। ये देखें ATP बन गया। तो हुआ क्या, NAD और FAD इन कॉम्प्लेक्सिस में ब्रेक हुए, इनके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू कॉम्प्लेक्सिस में चले गए। कॉम्प्लेक्सिस में जब ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हाइड्रोजन को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर हाई कंसंट्रेशन हो जाती है। ATP सिंथेस फिर हाइड्रोजन को वापस नीचे लाता है, फिर ATP सिंथेस से ATP बन गई और अब वो जो नीचे हाइड्रोजन आए वो फिर 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे और वाटर बन जाएगा। देखिए ये ऑक्सीजन कंबाइन हुए वाटर के साथ, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइन हुए वाटर बन के बाहर। तो यहाँ आपकी ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, ठीक है ना। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, तो इस स्टेज में चाहिए होती है। यहाँ ऑक्सीजन बिल्डअप, हाइड्रोजन बिल्डअप ना हो जाए, इस वजह से ऑक्सीजन उन हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पर आपके ATP भी तैयार हो जाएंगे, NADP और FADH जो है वो खत्म हो जाता है, ATP तैयार हो जाते हैं। जो ये है 3 स्टेज हमारी एरोबिक रिस्पायरेशन की। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, ग्लूकोज ब्रेक होके 2 पायरुविक एसिड्स बन जाते हैं। फिर ये दोनों पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आते हैं, यहाँ क्रेब्स साइकिल होती है। पायरुविक एसिड ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, रिलीज हो जाती है। उसके अलावा ATP बनती है और 2 एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, FADH2 और NADH2। फिर क्रिस्टी के पास जाते हैं, ये क्रिस्टी में होती है पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। यहाँ NADH2 और FADH2 ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आगे ATP तक लेकर जाती है और हाइड्रोजन जो है ऊपर बिल्डअप हो जाते हैं। फिर वो ATP जब नीचे लेकर आएगा तो ATP सिंथेस जो है वो ATP भी बना लेगा। यहाँ पर आपका एरोबिक रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। अब आज के लेक्चर के सेक्शन A यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पर देखते हैं। पहला है जी, स्टेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रिस्पायरेशन का वो स्टेज जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में होता है वो कौन सा है जी? तो हमें पता है जी, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रिस्टी में होता है। स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलाइसिस रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इनफ टू जनरेट। ये जो ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, लेकिन कौन सी स्टेज का कह रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस की स्टेज में जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो थोड़ा सा हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हम कितने ATP बना लेते हैं? 2, 5, 18 या 36। सो ग्लाइकोलाइसिस स्टेज में जब ग्लूकोज ब्रेक होता है
दो पायरुविक एसिड्स बनते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है और उससे 2 एटीपी तैयार हो जाते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ 2 एटीपी बनते हैं। जबकि ओवरऑल पूरे एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करें तो पूरे एरोबिक रिस्पायरेशन में 36 बनते हैं। बट यहाँ सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो कितनी एटीपी बनते हैं। तो आंसर है इसका 2 एटीपी। दिस फीचर इज कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। तमाम टाइप की रिस्पायरेशन में कौन सी वाली चीज कॉमन होती है, यानी एरोबिक और एनारोबिक, उसमें कौन सी स्टेज कॉमन है। तो ग्लाइकोलाइसिस कॉमन होती है, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज ब्रेक होकर पायरुविक एसिड जो बनता है ये ग्लाइकोलाइसिस होती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए और ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होती है। इट इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल एनर्जी हार्वेस्टिंग प्रोसेस। इनमें से किस प्रोसेस को आप एनर्जी हार्वेस्टिंग प्रोसेस कहा जाता है, यानी जिसमें हम एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, एनर्जी हासिल करते हैं जी। तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपने FADH और NADH को तोड़कर वहां एनर्जी हासिल करी, ATP में कन्वर्ट करी। यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको जो है वो फोटोसिंथेसिस में नजर आई थी। वहां पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने एनर्जी बना के दी थी, आपको एनर्जी के 2 मॉलिक्यूल्स बना के दिए थे, ATP और NADH2। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है जी एनर्जी हार्वेस्टिंग प्रोसेस। Which of the following is not a phase of aerobic respiration? इनमें से कौन सा जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन का फेस नहीं है। तो ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये तीनों हैं। ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इसको क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। फर्मेंटेशन तो एरोबिक नहीं बल्कि एनारोबिक रिस्पायरेशन को कहा जाता है। तो ये कोई एरोबिक रिस्पायरेशन का फेस नहीं है। सेक्शन सी पर आते हैं जी। सेक्शन सी यानी कि डिटेल क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पर। सो क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। पूरे एरोबिक रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म को आपने एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। तो ये तीनों स्टेजेस आ गई जी। ग्लाइकोलाइसिस, ये फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है, ये मैं आपको भी बताता हूँ। क्रेब्स साइकिल जिसको आप सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ गई। यहाँ से चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बीच में जो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी तो आपने 9th क्लास में फर्स्ट टाइम रिस्पायरेशन पढ़ा है, इसका मैकेनिज्म पढ़ा है, तो यहाँ आपके सिलेबस में इसको स्किप किया हुआ है। नहीं तो होता यह है कि ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में जो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं ना, वो दोनों पायरुविक एसिड यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं हो सकते, बल्कि उन्हें कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। अदरवाइज क्या होगा, ये दोनों पायरुविक एसिड दोबारा जुड़ के ग्लूकोज बन जाएंगे। इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि ये दोनों पायरुविक एसिड वापस कंबाइन होकर ग्लूकोज बन सकते हैं। लिहाजा ये वापस कंबाइन ना हो तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद एक छोटी सी स्टेज और होती है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। और उसमें क्या होता है कि ये जो पायरुविक एसिड्स होते हैं ये एसिटाइल कोएंजाइम ए नाम का एक कंपाउंड बन जाते हैं। फिर ये दोनों एसिटाइल कोएंजाइम ए आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं, मैट्रिक्स में आते हैं, और फिर इनका सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। ठीक है, तो बहरहाल ये यहाँ पे नोट डाउन कर लिएगा, ये पूरा जवाब आपको लिखा हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस भी, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए भी, क्रेब्स साइकिल भी, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और नीचे डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ग्लाइकोलाइसिस दिखाया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शो की हुई है। सो ये था आज का लेक्चर अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।